नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। जी हां, बारिश लगातार 2-3 दिन से हो रही है और लिहाजा मुझे आज स्टूडियो की शरण लेना पड़ा। लेकिन मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आज बातचीत की शुरुआत करता हूं। मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं, तो उनसे तारुफ भी करा देता हूं। आप सारे लोग भली भांति परिचित हैं, जाने पहचाने वो चेहरे हैं। सवाल यह है कि आज कल पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई, सेंट्रल एजेंसीज ने रेड करी, दस्तावेज, संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए, साथ साथ लोगों को हिरासत में लिया। 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। दूसरी घटना वो है जिसमें आज उग्र प्रदर्शन हुआ, लोग हिरासत में लिए गए, तोड़फोड़ की गई। एक तीसरी घटना भी है जिसको मैं आज जोड़ना चाहता हूं, जिक्र करना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों, प्रबुद्धजनों और तमाम वो लोग, धार्मिक गुरु, उनसे संपर्क साधा गया, उनको इनवाइट किया गया था, उनकी जगह मिलने गए और उसमें एक खास बात यह थी कि मदरसों के छात्रों से भी मिले। यह तीसरी बात थी। चौथी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, आपके सोचेंगे कि बुधवार का जिक्र आज कर रहे हैं, जी हां, मैं करना चाहता हूं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि मीडिया को नफरती जो बयानबाजी है, यानी खासतौर से टेलीविजन डिबेट्स के बारे में उनकी टिप्पणी थी, जिसका आज मैं जिक्र करना चाहता हूं और बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि टेलीविजन डिबेट में जो टिप्पणियां होती हैं और वो जो बेलगाम हो जाती हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं रोक से मतलब यह कि उस पर कहीं जिम्मेदारी या ट्रांसपेरेंसी या कहीं कोई चीज तय होनी चाहिए। जो कि हेट स्पीच है, जिसपे कहीं ना कहीं डिबेट्स जो है इतनी दूर तक चली जाती हैं कि जहां मलहम का काम होना चाहिए वहां नमक का काम होने लगता है, मोटे तौर पर अगर बात कहें। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बात में कही थी। अब अंतिम बात जो, उसके बाद मेहमानों से मैं तारुफ कराऊंगा, और वो ये थी कि आखिर आज इस पर बहस क्यों, बातचीत क्यों, जिसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं, तमाम वो लोग नजर आएंगे आज आपको जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। क्यों आज की बात पर, आज आखिर क्या था? जनाब, एक माहौल बनता है, एक बात बनाई जाती है कि ओह, दबाया जा रहा है या दबा दिए गए या कहीं जुल्म हो रहा है। तो हो रहा है तो यहां पे हमारी एक जिम्मेदारी है, और उससे पहले जो हमने सुप्रीम कोर्ट की बात को कोट किया था, उसके तहत जिम्मेदारी है, उसके आईने में जिम्मेदारी है, आईन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिम्मेदारी है कि हमको कहां अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है। तो आज की बहस इसलिए कि ठिकानों पर रेड होती है और आज उग्र प्रदर्शन होता है, और क्यों होती है कि देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस या संलिप्त पाए जाते हैं। 34 से 35 केसेस हैं। लोगों ने कहा कि जिस जमाने में सिमी थी उस पर बैन लगा, उसी की बी टीम ये है जो काम कर रही है। इसका एक पॉलिटिकल हैंड है और एक वो खुद पीएफआई। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है उनसे तारुफ करा दे तो सूर्या मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साजिद रशीदी जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। एसके दत्ता साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज रिजवी साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। विशाल मिश्रा जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और DK दुबे जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी आज आपकी बड़ी अहम भूमिका रहेगी दुबे जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज करना चाहता हूं साजिद रशीदी साहब आपसे। मैंने सारी बातें रखी हैं, लगभग हफ्ते का निचोड़ आपके सामने रख दिया, क्योंकि मैं डिबेट कर ही नहीं पा रहा हूं वहां पे कैनॉट प्लेस में। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि 15, 20, 25 साल के मुसलमानों के बच्चों को क्यों कैद किया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। देश विरोधी ये जो बयान जो हो रहे थे या जिनमें मुलविस रहे हैं या पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, उस पर आपत्ति क्यों है? और पीएफआई प्रदर्शन करता है, उस पर भी आप अपनी बात कहते हैं, क्यों? देखिए प्रतीक जी, मेरा कहना यह है कि जो बच्चा आतंकवाद के नाम पर पकड़ा जाए, जैसे उसको पकड़ा जाए, उसका जो एकदम जो है मीडियाकरण हो जाता है और उसको कह दिया जाता है कि साहब ये आतंकवादी है, इसको मैं गलत मानता हूँ। आप उसको पकड़िए, तफ्तीश कीजिए, अगर कोर्ट में जाकर वो मुजरिम साबित होता है तो उसको सजा दीजिए।
सवाल ये है कि 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, और एक लड़का 32 साल के बाद कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ। आप ये बताइए, जो लड़का 32 साल के बाद बरी हुआ कोर्ट से, उसकी जिंदगी के जो हसीन दिन थे वो तो सारे जेल में चले गए। सरकार उसको कंपनसेशन नहीं देती। मैं आ रहा हूं, सुनिए, मैं चला सरकार उसको कोई कंपनसेशन नहीं देती। उसकी जिंदगी, उसके घर वालों की जिंदगी, उसके रिश्तेदारों की जिंदगी ऐसी अजीरन हो जाती है, उनको कोई नमक तक नहीं देता, पानी तक कोई नहीं पूछता उनको, और फिर आप ये कहकर उसको बरी कर देते हैं, साहब ये बाइज्जत बरी हो गए। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे वक्त में एक तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, दूसरे जिन लोगों ने उसको नाजायज पकड़ा है, शक की बुनियाद पर उसका मीडियाकरण किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? मीडियाकरण नहीं होना चाहिए, मैं इस पर इसका कायल हूं। दूसरी बात, पीएफआई की जहां तक बात है कि पीएफआई को आप पढ़िए। मैंने पीएफआई, मैं देखें उसका तर्जमान तो नहीं हूं, ना उस पार्टी से मेरा कोई लेना देना, उस संगठन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने जितना उनके बारे में देखा है, केरल में सुना है, पढ़ा है, वो उनके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो वहाँ विधवाओं को पेंशन देते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, हिंदू मुसलमान सबको ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को देते हैं, उनके बहुत अच्छे काम भी हैं वहाँ। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके से मुद्दों से हटाने के लिए और भटकाने के लिए इस तरह के एक संगठन को टारगेट करके जिस तरह से उसको पकड़ा जा रहा है, ये गलत है। राइट जी, धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, अभी साजिद रशीदी जी की बात मैं सुन रहा था। इन्होंने कहा कि 32 साल के बाद एक व्यक्ति जो है बरी हुआ। बरी किस आधार पे हुआ? सबूतों के अभाव में। यदि 32 साल को केस चला, कुछ गवाह मर गए, और यही कारण है कि वो दंगाई, वो बम ब्लास्ट करने वाला, वो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त व्यक्ति यदि सबूतों के अभाव में बरी हो गया तो ये उसको संत महात्मा घोषित कर देंगे। यह दूसरी बात, पीएफआई को देखिए किस प्रकार से लपेट के शहद में उसकी जो है ना तस्वीर दिखा रहे हैं देश को। ये वही पीएफआई है जो इस देश को 2047 के अंदर इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने की बात करता है। ये वही पीएफआई है जो इस देश के हर दंगे में है। ये वही पीएफआई है जो फुलवारी शरीफ के अंदर आतंकी संगठन, वो टेररिस्ट कैंप चला रहा है। और आज क्या किया है पीएफआई ने? आज पीएफआई ने संघ के कार्यालयों पे बम फेंके हैं, सुतली बम, गोलियां चलाई है, तोड़फोड़ की है। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कहते हैं हम डरे हुए लोग हैं। ये जब डरते हैं तो तलवारें निकाल के ले आते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। ये डरे हुए लोग आज बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। किस प्रकार बचाव करें? शर्म आनी चाहिए इनको। एक मौका और देना जी। देखिए, ज्यादा आवाज करने से झूठ सच नहीं हो जाता। स्टूडियो में कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह रिकॉर्डिंग हो रही है, बात सुनी जा रही है, बहुत तेज चिल्लाने से कोई झूठ सच नहीं होता, ये सच बात है। दूसरे, मैं अगर गिनाना शुरू करूं कि आरएसएस के लोग किस तरह गिनाइए ना, आप किस तरह गिनाइए ना, मैं पूरा कब बम फेंका है गिनाइए आप मुझे, कब दंगा किया गिनाइए आप मुझे, गोधरा में किसने जलाया है? आप लोगों ने जलाया है। भारत नेशन डे पे किसने अटैक किया है? आपने। नो, देखिए मैंने आप लोगों से नहीं मतलब है, आप लोगों देखिए जो सेंटेंस बोलेंगे, नहीं, आप डिबेट में हैं, जिम्मेदारी है। बीच में बोलने का क्या मतलब? नो, आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट का एक सेंटेंस बताया था। क्या है? मेरी समझ में नहीं आता। से जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। आप लोगों के लोगों पे पड़ रहा है ना, आज हमारे लोगों को मारा गया ना वहां पर। मतलब आप ये क्या कहने के चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान के नहीं है, ये हिंदुस्तान के नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे यार, इंशाल्लाह फैब्रिकेटेड वीडियो को उदाहरण दीजिए। आराम से बहुत जिम्मेदारी के साथ मौका आपको। देखिए, झूठ पर कितना आधार है इनका काम। ये भारत टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, आज तक उसको साबित नहीं कर पाए वो कौन लोग थे। कोर्ट में चल रहा है आज तक साबित नहीं। कब तक चलेगा कोर्ट में भाई? 50 साल चलेगा क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह का बयान, और उसको आज तक साबित नहीं कर पाए। मेरे ख्याल के 12-13 साल हो गए उसको। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये लोग एक झूठ को, जैसे कहा गया ना कि झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। इनका सिर्फ फंडा ये है, आज पीएफआई को पकड़ा जाना सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग आपसे सवाल ना कर लें, महंगाई कहां है, नौकरियां कहां चली गई, ये सब चीजें। टेरर फंडिंग का आरोप, कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों से ट्रेनिंग कैंप लगवाने की खबर, हथियारों की ट्रेनिंग के साथ युवाओं का ब्रेन वॉश। जुलाई में पटना में मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापे। पटना के फुलवारी शरीफ पे इंडिया 2047 नाम से दस्तावेज
पिछले अगले 25 साल में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पटना तैयारी के का एसपी जिक्र, का बयान, रेडिकलाइजेशन। पटना के एसपी का बयान याद है आपको? जी मुझे याद है। पटना के एसपी ने यह कहा था कि साहब पीएफआई ऐसा संगठन है जैसा आरएसएस, जैसे वो शिविर चलाते हैं अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, लाठी डंडे के लिए, ऐसे पीएफआई चलाता है। माफी मांगी थी, ऐसे पीएफआई चलाता है। अपने बयान में माफी मांगी थी, आपको पता होना चाहिए साजिद रशीदी जी। ये लीजिए, इनको कुछ पता नहीं है, ये पढ़ लिख कर नहीं आते। राइट, पढ़ लिख के आप ये झूठ आइए बोलना सर, है। बम फेंकने वाले, हत्या करने वाले, गोली बीच चलाने में वाले वन बाय को वन, समर्थन वन बाय कर रहे हो। बीच में वन बाय वन, वन बाय बीच में वन, वन बाय बोलना वन, वन बाय वन। जी राइट सर। देखिए बड़े ही काफी जोश खरोश के साथ सूर्या मैथिल जी लगे हुए हैं कि भाई वो संस्था इस तरह से उस तरह से। मैं सूर्या मैथिल जी, मेरा सवाल तो सरकार से है कि भाई 2014 में सरकार सत्ता में आई है और आज 2022 है। सुन के थक गए हैं कि भाई कोई भी घटनाक्रम हो जाए देश के किसी भी हिस्से में, सरकार अपनी हर विफलता का आरोप उनके ऊपर लगाती है। हो सकता है आपके पास कुछ तथ्य हो भी, सरकार के पास तथ्य हो, तो भाई उनको प्रतिबंधित कब करेंगे आप प्रतिबंधित करने का कोई भी कहानी नहीं करेंगे और हर हमेशा सारा डिमांड उसी के ऊपर होगा। उत्तर प्रदेश को सुन लीजिए, सील कर दिए गए, सुन लीजिए उनके लोगों को अरेस्ट की जा रही है। होगा ये छापे मैंने मार आपसे रही है, नहीं बोले, सुन लीजिए, इनको पता ही नहीं है। मुझे सब ये पता तो है, आज भी गंगा मुझे जल मुझे सब पता है, सुन लीजिए। पीएफआई को मैंने आपसे जिसके कुछ नहीं बोला था, आईएसआई पहले और सुन तालिबान लीजिए। और पाकिस्तान से आपसे निकल के आ रहे हैं। सुन लीजिए, ये क्या बात करते 15 हैं? सितंबर ये दो लोग 2020 हैं जो इस देश के अंदर, सुन तो लीजिए। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा 15 को सितंबर जो 2020 लोग घातक है उनका समर्थन ये करते सुन हैं। लीजिए, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये आंखों को मैं सुन बंद लीजिए। करके कर रहे हैं ना जी। 15 सितंबर 2020 इन्हीं को भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या जी ने कहा कि भाई उनको बैन किया जाए। दिसंबर 2020 तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि बंद किया जाए। तमाम तरह के लगातार होते हैं कि बंद किया जाएगा और बंद करने की कोई कहानी नहीं है, केवल राजनीतिकरण हो रहा है ये पूरी तरह से कि आप Right. अपनी विफलताओं का महिला कहना है कि अगर बंद करना है तो बंद करिए इसको। हाँ, फिर आप मैं तो यही प्रतिबंध कर रहा हूं, लगाइए। आपको लग रहा है ऐसा जैसे कि सिमी साक्ष्य पे लगाया, सब कुछ है, आपके पास साक्ष्य जैसे नहीं है। सिमी पे 8 साल लग गए साक्ष्य जुटाने में। आपको पहले एक चीज मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा, उसमें महिला की सुरक्षा का एक मामला आया, वहां पे भी टेरर फंडिंग का मामला जोड़ दिया गया पीएफआई से। अरे भाई प्रमाण लेके तो आइए ना, प्रमाण लेके आपके पास है तो दो ही चीज है। प्रमाण अरे भाई कब मिलेगा? अभी उठाए हैं ना 140 लोग, अभी One by one, one by one. सारा प्रमाण मिलेगा। One by one. बोलेगा, घसीट कर निकालेंगे, एक एक देश विरोधी को इस देश की जेल में घुसेड़ेंगे। चिंता मत करो, किसी भी आतंकी को ठल्ला नहीं छोड़ने देंगे। ये हम वादा करते हैं आपसे। नरेंद्र मोदी वादा करते हैं देश से, इस देश की सुरक्षा से जो कोई विरोध करेगा उसका जेल ही एक स्थान होगा। राइट, याद रखना। राइट। बहुत मैं आपसे फिर से विनम्र निवेदन कर रहा हूं सूर्या जी, बहुत आराम से बहस कर रहे हैं ना, हम बहस कर रहे हैं ना, तर्क कर रहे हैं ना, लॉजिक के साथ सारी चीजें निकलेगी ना। मैं तो लॉजिक से ही बता रहा हूं। हाँ, तो जो बोलने की लॉजिक जरूरत वाला नहीं। जी चिल्लाता दत्ता ही जी, दत्ता जी। मैं आ जाऊं रशीदी भाई, बाद में बोलिएगा। जी। आपको मौका मिला है, आप दूसरों को भी मौका दीजिए। कल से परसों से मैं लगातार सुन रहा हूं कि अरे पीएफआई पे बैन क्यों नहीं हो रहा है, बैन क्यों नहीं हो रहा है, बैन क्यों नहीं हो रहा है। 2014 का उदाहरण देके अभी राहुल जी ने भी कहा ये बात। थोड़ा इतिहास के पन्नों पे लेके जाना चाहता हूं। सिमी की कब बैन हुई थी? बैन होने से पहले 9 साल लग गया था सिमी को बैन करने 2001 में। में किया, फिर जी, 2008 जी, और 9 साल लगा था बैन होने में। लगातार अलग अलग कानूनी प्रक्रिया होता है, धाराएं होते हैं, सबूत के आधार पे फिर किया जाता है। सिमी को जब बैन किया गया था, उस बैन पे फाइनल जब नोटिफिकेशन आया था, लगभग 90,000 पेज का दस्तावेज था। वो एक तरह से एनसाइक्लोपीडिया था, तब जाके बैन हुई थी। एक दिन में 2 दिन में ये काम नहीं हो सकता है, इस पे सबूत की जरूरत होती है। 48 में एक RSS सेकंड, पे 1-2 दिन में ही काम हो गया था। आप बाद में बोल लीजिएगा, नहीं, मैं शालीनता बता रहा हूं कि 1-2 दिन में भी बैन शालीनता लगता है। रखिएगा, नहीं, मैं शालीनता बता रहा रखिए हूं। ये प्लीज। सरकार तो इसीलिए आई थी, शालीनता आपके पास रखिए। काम करेगी। शालीनता रखिए, ये प्रतीक कोई जी। मछली बाजार का डिबेट नहीं है, स्टूडियो के अंदर मैं डिबेट हो रहा है। याद जब दिला रहा हूं वाले कि से कहीं बताइए। भूल जब ना जाए आपका आप। 1-2 मौका दिन में। आएगा तब आप बोलिएगा। मैं सिर्फ याद जब नहीं, दिला रहा हूं। आपका जब मौका आएगा तब आप बोलिए, मैं बीच तो में सिर्फ मत याद दिला बोलिएगा। रहा हूं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि सबूत क्या है। आसाम पे क्या कुछ नहीं निकला है, बहुत सारे सबूत है। फुलवारिया शरीफ में बहुत सारा सबूत निकला है। केरल में प्रोफेसर का हाथ काट दिया जाता है। तमाम तरह की चीजें हैं। पूरे देश के 34 से अलग 35 अलग आपराधिक गतिविधि। बिल्कुल जी। देश के अलग अलग प्रांगण से सबूत निकला है।
कल से एक और ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जैसे ईडी भाजपा का एक वो हो गया, एक शाखा हो गया, सीबीआई भाजपा का एक शाखा हो गया, अब एनआईए पे भी आरोप लगा रहे, कह रहे ये तो भाजपा का एक और शाखा हो गया। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ये, राष्ट्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय एजेंसी पे इस तरह का घोर प्रहार अगर करेंगे तो बहुत घातक होगा। कल को आपकी भी सरकार आ सकती है, उस समय आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। कुछ चीजों का मर्यादा रखना चाहिए, कुछ चीजों के तथ्यों के आधार पे होनी चाहिए। मैं इसको इस सवाल को मैं सवाल को आगे रख देता हूं, मैं सवाल को आगे रख देता हूं। मैंने जब 4-5 उदाहरण बहस के शुरुआत में रखे थे, लोगों के दिमाग में आया होगा बात कि आखिर ये 4-5 बातें क्यों कही गई। एक प्रयास ये होता है समाज में जोड़ने का, एक प्रयास हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आखिर प्रदर्शन की क्या जरूरत है, ये मैं जानना चाहता हूं। प्रदर्शन के साथ साथ वो जहां जो मुलविस हैं, जो इस गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके पक्ष में खड़े होने की क्या जरूरत है। डॉक्टर मुमताज। प्रतीक जी, क्या हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज बुलंद करें? देता है कि नहीं देता? बिल्कुल है, देता है, बिल्कुल देता है। देता है। तो अगर अभी जब जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी मुल्जिम है ना, मुजरिम तो नहीं हुए, अदालत से फैसला तो नहीं हुआ, तो जब तक जो मुल्जिम है उसके हक में तो आवाज उठ सकती है ना। तो क्यों बुरा लग तो ये रहा है? बात मान लेते ना नहीं, आप, ये आप बात मान कह- लेते ना कि सिमी जो था, नहीं सिमी, देखिए आपने सिमी कहा था जो ना, गैर गतिविधि- मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 8 साल से हुकूमत है, सारी जांच एजेंसियां मौजूद थी। अगर वो पौधा था तो दरख्त क्यों बनने दिया गया? स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, पूरे हिंदुस्तान में पीएफआई की शाखें खुल गईं और एजेंसियां मतलब बेखबर थी। क्यों थी? क्यों कार्रवाई नहीं की शुरू में? क्यों उनका एजेंडा नहीं पढ़ा गया? क्यों दस्तावेज नहीं पढ़े गए? आज अचानक जो है, ये वही और तर्क सुनिए है, सुनिए ये प्रतीक वही जी, तर्क मैं है, पते की बात बता ये रहा हूं, वही- सुनिए, एक मिनट, पते की बात बता रहा हूं कि कैसे हुआ उसको दिखाया जा रहा है कि अमित शाह जी ने रोड मैप तैयार किया, अजीत डोभाल जी ने उसका सर्वे किया और मोदी जी ने हरी झंडी लगा दी। अरे भाई, ये क्या बात हुई? मतलब इनका इंतजार था, एजेंसियां जो हैं जब तक ये ना कहती एजेंसियां काम नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री एजेंसियां हरे इनका- झंडे ये नहीं न्यूज़ चल रही, लगाएंगे सुन तो लीजिए। विपक्ष के ये नेता न्यूज़ हरे चल- झंडे एक लगाएंगे मिनट रुक क्या? जाइए, मैं जो कह रहा हूं, कौन लगाएगा हरे मैं झंडे? बहुत- कानून मैं मंत्री कह रहा इस हूं, देश का वो हरे झंडे एजेंसियां लगाएंगे, लगाएंगी। होम मिनिस्टर NIA हरे झंडे लगाएंगे, पीएमओ हरे झंडे लगाएंगे, तब जाके जांच होगा। लीगल चीजें तो पता नहीं है, लीगल चीजें आपको मालूम नहीं NIA जो है है। पीएम से पूछ के काम करेगी, अमेंडमेंट एक्ट पूछ को के जाके काम पढ़िए। करेगी अगर कुछ गलत हो रहा है। इस तरह से ठीक किसी जी, मैं तो संस्था आपसे का बात बैन करता हूं, मैं किस इनसे हिसाब बात से करता हूं। होता है, दत्ता जी, उसके तथ्य let him complete। उसके दलीलें दत्ता जी, आपके जवाब पहले, दें। दत्ता जी, उसके बाद जाके मैं फिर आपका दत्ता जी, दत्ता जी, बहस let him complete। कीजिएगा। मैं आपका जवाब दूं, आपने मुझसे सवाल किया, मैं सिर्फ आपको मुखातिब करूंगा और सब लोग देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एनआईए की बात इन्होंने की। जब एनआईए जिम्मेदार है इन चीजों को देखने की, तो वो इंतजार करेगी कि जब हमें ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। हाँ? अगर पीएफआई इतनी खतरनाक है, और मैं मानता हूं, मोदी जी को, सुनिए एक मिनट, मैं मानता हूं, जब एक मिनट, तक कानूनी सबूत नहीं होगा, तब तक चल, बोले दिए, बोले दिए। सुन लीजिए, अगर कानूनी चीजें अगर होना चाहिए, दहशत, सुन सबूत लीजिए, होना अगर चाहिए। दहशतगर्द वो सबूत है, के आधार पर आज किसी अभी संविधान बैन लगाया जाए, सबूत जैसे के आरएसएस पे आधार बैन लगा था पर 48 में, है। आरएसएस सबूत बैन बिना लगा है, 76 में, मैं आ रहा हूं, आरएसएस मैं आ रहा बैन लगा था हूं, 93 में। विशाल जी, विशाल जी, एक कानूनी नुक्ता नजर से, कानूनी नुक्ता नजर से, मैं इसीलिए मैं देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। आप बैन की बात कर रहे हैं, आरएसएस पे 3 बार बैन लगा। बैन लगाना भी इसका मतलब यह साबित नहीं करता है कि यह कोई दहशतगर्द तंजीम है। ठीक है, 2019 में 5 साल के लिए फिर बढ़ाया गया सिमी पे, तो ये सतत देखिए ऐसा प्रक्रिया है, है। अगर गलत है, जी, मैं एक चीज, मैं प्रतीक जी यहां से ये ऐलान करना चाहता हूं, मैं सोच के आया था कि मैं कतई आतंकवाद, दहशतगर्द का समर्थक नहीं हूं। राइट, ऑफ मैं कोर्स, हिंदुस्तानी हूं, ऑफ कोर्स। और हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये है, भाई नो नो नो, लेट हिम जो- कंप्लीट। सुन वेरी लीजिए, इंपॉर्टेंट थिंग, जो- वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। जो सच्चाई है उसको बेधड़क कहें। और एक बात और अब डॉक्टर बगैर मुमताज, ये बोले, डॉक्टर हिंदुस्तान मुमताज, में- डॉक्टर जो- मुमताज, बगैर- बिल्कुल पूरा कंप्लीट करने दीजिए। जी बोलिए। ये कह रहे थे कि मुसलमान डरा हुआ है, मैं कह रहा हूं कोई नहीं डरा हुआ है। हिंदुस्तान का संविधान इतना मजबूत है, वो बेवकूफ है जो कह रहे हैं। आप पढ़े लिखे बात कर रहे हैं, मैं डॉक्टर हूं, पीएचडी हूं, मुझे कोई डर नहीं है,
लेट हिम कंप्लीट। मैं एक बात और कह रहा हूं डॉक्टर मुमताज, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। बार बार आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत भी नहीं है। ये मुल्क जितना उनका सूर्या मैथिल का है ना, उतना ही आपके वालिद का भी है। जितना सूर्या मैथिल के वालिद का है उतना ही आपका है। उससे भी ज्यादा नहीं दे रहे, उससे भी ज्यादा नहीं दे रहे। प्रतीक जी सुनिए, प्रतीक जी मैं एक चीज कह रहा था अभी। जैसे मैं एयरपोर्ट जाता हूं, मुझे जहाज से सफर करना है, तो मुझे जो सारी प्रक्रियाएं हैं उससे गुजरना होता है। बिल्कुल गुजरना होता है ना, चेकअप करवाना होता है, अटैची इसमें कोई सफाई देना नहीं हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं लोगों को। डॉक्टर दुबे, मैं आ रहा हूं। दुबे जी बैठे। मैं कानूनी नुक्ते नजर से कहा गया कि अगर बैन लगाना है तो लगाइए। ये पॉलिटिकल माइलेज है, ये पॉलिटिकल माइलेज है। ये बार बार कई इदारों की तरफ से कहा जा रहा है। दुबे जी देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि किसी न किसी पार्टी की तो सरकार रहेगी, क्योंकि 2010 में जब सबसे पहले इशू आया था तब तो कांग्रेस की सरकार थी, 2012 में इशू आया था तब भी कांग्रेस की सरकार थी, और केरला में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। सबसे पहले तो केरला ने सवाल उठाया था। तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की तो सरकार होनी ही है, ये तो मान लीजिए। बिना पॉलिटिकल पार्टी की सरकार तो नहीं होनी। अब उस पर पॉलिटिक्स होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी सरकार रहेगी अपोजिशन उस पर, या जो बचाव पक्ष के हैं वो उसके ऊपर आएंगे। लेकिन सवाल वहां से खड़े होने शुरू हुए जब सिमी का फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान इसका भी चेयरमैन बना। सवाल वहां से खड़ा होना शुरू हुआ जब अब्दुल हमीद, जो कि सिमी का फॉर्मर स्टेट सेक्रेटरी था, वो इसका भी सेक्रेटरी बना। तो सवाल वहां से खड़े होने शुरू हुए। लेकिन जो डिबेट हमारी चल रही है कि भाई अभी तक इतने साल हो गए, बैन क्यों नहीं हुआ, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास होता है, तो अलग अलग स्टेटों में चूंकि स्कैटर्ड होता है, इसलिए हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। और जैसा कि रशीदी साहब अभी कह रहे थे कि 32 साल लग गए, 32 साल लगने का मतलब ये हो गया कि टॉप कोर्ट से छूटा होगा, नीचे की कोर्ट में जो एविडेंस जमा हुए होंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने जो लगाया होगा, उस पर चार्जशीट बनी होगी, चार्ज फ्रेम हुए होंगे, चार्ज प्रूफ हुए होंगे, बाकायदा एविडेंस आए होंगे, उसके बाद नीचे की ट्रायल कोर्ट ने उस पर जजमेंट किया होगा। फिर वो अपील में गए, फिर अपील में गए, ऐसा जाते जाते टॉप की कोर्ट तक पहुंचा होगा। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट हमारे यहाँ की जो कानून है उसका एक बड़ा पहलू है। हम ये कहते हैं कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराधी को जेल नहीं जाना चाहिए। तो 100 अपराधी छूट जाएं, ये भी साथ में ही जुड़ा हुआ है कि अगर डाउट है, यानी कि हमारे पास ऐसे वेल प्रूव्ड डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर कहीं डाउट क्रिएट हो जाता है, तो फिर अदालत हमारी ये कहती है कि भाई डाउट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर एक्यूज के पक्ष में इसको छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए अलग अलग राज्य सरकार। हाँ जी, ऑफ कोर्स। हाँ जी दुबे जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि जब 32 साल के बाद वो बच्चा छूटा है, या 25 साल के बाद, या 20 साल के बाद, तो क्या उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो उसकी जिंदगी के सुनहरे साल खत्म हो गए? मुझे लगता है कि आपका प्रश्न सही है, लेकिन संदर्भ थोड़ा गड़बड़ ये कर रहा है, क्योंकि आप ये कहिए कि लीगल रिफॉर्म आना चाहिए, किसी को भी अगर जेल हो जाती है और वो बाद में निर्दोष हो जाता है तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ना कि आप पीएफआई या किसी संगठन विशेष। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जो दहशतगर्दी के नाम पे जिनका मीडिया ट्रायल करके 32 साल उनको छूटने में लग जाए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए सर, प्रतीक भाई, केवल दहशतगर्दी की बात आप क्यों कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि कोई मर्डर केस में जाता है उसके साथ भी ऐसा होता है, मैं कहता हूं रेप केस में जाता है उसके साथ भी ऐसा होता है। उनको 32 साल नहीं लगते सर, दुबे जी, उनको 32 साल नहीं लगते मर्डर केस वालों को। प्रतीक जी आराम से मर्डर केस वालों को 32 साल नहीं लगते, वो साल 2 साल में 3 साल में क्लियर हो जाता है। वेरी क्विक। ये बेनिफिट ऑफ डाउट वाला जो मामला है जो वकील साहब ने उठाया है, इसको मैं और थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जहां पे क्रिमिनल को बारी किया गया, ये कहते हुए कि हम जानते हैं कि ये क्रिमिनल है, पर क्योंकि सबूत नहीं है इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देके इसको बारी किया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे फैसले हैं इस तरह के, बहुत सारे फैसले हैं इस तरह के, बहुत सारे फैसले हैं इस तरह के, और एक बिल्कुल है पार्लियामेंट अटैक के दौरान भी ऐसा फैसला आया था। पार्लियामेंट अटैक के दौरान मैं बता रहा हूं, अभी
पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट कोई अकल की अटैक बात के दौरान, नहीं, अरे ये सुनिए, लॉजिक नहीं है। आप जानते नहीं चुप ये रहिए चीजें आप। पहले आराम से, पढ़िए, आराम उस से। डिसीजन को आराम से, पहले आराम से, पढ़िए, उसके बाद आराम जाके से। बहस कीजिएगा। पढ़िए, नहीं, 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 कोई नहीं, आराम से, नहीं। पार्लियामेंट पे जब नहीं, नहीं, अटैक कोई नहीं, हुआ आराम से। था, दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे। दुबे जी प्लीज कंप्लीट करिए। ये कह रहा हूं कि मैलिशियस प्रोजिक्यूशन के मामले में कॉम्पनसेशन का प्रावधान है। जब मैलिशियस प्रोजिक्यूशन होता है यानी कि जानबूझकर किसी के खिलाफ मुकदमा लगाया जाता है, तब उस पर हम कॉम्पनसेशन देते हैं और सामने वाले जिसने लगाया है उसको भी सजा देते हैं। लेकिन जहां पर एविडेंस ऐसे होते हैं जो कि मुल्जिम के अगेंस्ट में जा रहे हों और टॉप कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते नीचे की 3 अदालतें उसको ना समझ पाएं या 2 अदालतें ना समझ पाएं, तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं है, केवल डाउट का बेनिफिट देकर हम छोड़ देते हैं। लेकिन आपकी बात से साहब इसके खिलाफ मुझे सबूत नहीं मिले इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो उसका क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं होता सर। जिंदगी तो कीमती है ना, कंपनसेशन तो मिलना, जिंदगी तो कीमती है यही ना। तो बात है असल। तो मैंने कहा ना, उसने कहा कि छोड़ते हैं। जिंदगी तो जिंदगी असल कीमती नहीं, है। नहीं, नहीं, हाँ जी। और वो जवानी निकल गई उसकी जेल में, प्रतीक वो जी, कमाने के लिए प्रतीक- जो 19 साल का प्रतीक था, जी, 30 साल के बाद वो 50 साल का हो गया। प्रतीक जी, कमाने की उसकी जिंदगी यहाँ पे उसकी माँ मर गई, उसका बाप मर गया, उसका यहाँ खानदान तबाह हो गया। पे बेनिफिट ऑफ डाउट वाला मैं उदाहरण दे देता हूं और सबूत के साथ उदाहरण देता हूं। पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था, एसआर गिलानी पे जब मामला वो किया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप चैट और इंटरनेट के माध्यम से जितने सारे ईमेल के चीजें हैं वो हमारे देश में कानूनी तौर पे उसको सबूत नहीं माना जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टिप्पणी किया था उस पे जब एसआर गिलानी को बारी किया गया था, यह कहा गया था कि हम जानते हैं कि वो षड्यंत्र में पूरा वो लिप्त है, पर क्योंकि हमारे देश के कानून के हिसाब से इन सब चीजों को एविडेंस नहीं माना जाता है, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसको बारी करते हैं। इससे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल और क्या हो सकता है? इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। इस चीज को आप अगर चैलेंज करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है इस चीज को लेके। आप तो जज हैं। उसी में एक चीज और ऐड आप करना तो जज चाहता हैं, हूं। आपकी ये बात को जितने काटना भी करना मत पीएफआई के जो फ्रिंज एलिमेंट पकड़े गए हैं, यदि इस देश में लाई डिटेक्टर टेस्ट को कानूनी मान्यता होती तो ये सारे के सारे अपनी असलियत गा के बजा के सुप्रीम बता कोर्ट देते। ने लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेबल ने नहीं है। प्रतीक जी, यही कारण है कि ये लोग कानून की जो सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरियां हैं नुपुर शर्मा को भी फ्रीज एलिमेंट कहा था, आज तक पकड़ी नहीं गई। बेनिफिट ऑफ डाउट राइट, आज तक पकड़ी नहीं गई। मैं आ रहा हूं। मुझे मालूम था वक्त नहीं छोड़ते। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज मौजूद स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। जो मेरे पास अखबारों की कतरने हैं, उस वही बड़ी खबर है हमारी, उसी बड़ी खबर पे आज बहस से पहले मैंने आज 2-3 चीजें कही थी और उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं, जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं और इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या कहता है। लिहाजा मैं एक बार फिर से अपनी डिबेट की तरफ आगाज करता हूं, शुरुआत करता हूं और डॉक्टर विशाल मिश्रा की तरफ रुख करता हूं। जनाब, अभी कुछ देर पहले ही बोला गया कि आखिर पीएफआई पे क्यों ऐसे चीजें कही हो, शक की बुनियाद वाली बात आई। लेकिन मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। मौलाना गौर करें आप। 2012 में केरल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया था केरल में कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही नया रूप है। अभी प्रवर्तन निदेशालय देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती वाला जो उस वाला का, उसमें एक चीज और है बहुत महत्वपूर्ण जो केरल सरकार के समय में आई। केरल सरकार ने कहा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, it's also told the court that the PFI wanted the Islamization of society by promoting conversion communalism of issues। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं और इसके अलावा
जो और हैं, दहशत फैलाने के लिए हाथ काटने जैसी हरकतें करता है पीएफआई। मैं जवाब तो ये बिल्कुल जवाब आप दीजिए, लेकिन मैं विशाल जी से शुरुआत करता हूं। डॉक्टर विशाल। देखिए, जितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके सामने लाना चाहता हूं। सवाल किया जा रहा था बार बार कि क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया। जी, आपने कहा कि लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत ही चिंता, मतलब बहुत ही सोचनीय प्रश्न है कि देश की आंतरिक सुरक्षा, एकता, अखंडता, समरसता, सद्भावना जैसे मुद्दों पर तो एक स्वर में बोला जाना चाहिए भैया जी। जी, लेकिन यहां पर भी इफ एंड बट, ठीक है, न्यायपालिका में चीजें जाएंगी, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले जो चीजें, तथ्य जो सामने आ रहे हैं, उन पर तो चर्चा करनी बिल्कुल पड़ेगी। आप रखिए, मैं उसके बाद सवाल जोड़ूंगा। 2000 सवाल कर रहे थे कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। 2017 में एनआईए ने डोजियर तैयार किया। जी, सुनिएगा, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी। 2021 में एनुअल पुलिस मीट होती है। जी, बिल्कुल सही, वार्षिक पुलिस मीटिंग होती है जो कि आईबी ऑर्गेनाइज करती है। बिल्कुल सही कहा। लखनऊ में होता है, हमारे आदरणीय पीएम भी उसे अटेंड करते शिरकत करते हैं। जी, हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें बाकायदा मीट है, उसमें बाकायदा ये निकल कर आया, लोगों ने बोला, आसाम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, मीट है एनुअल, कि ये रेडिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आउटफिट है। उसके आगे देखिएगा, एक प्रेजेंटेशन हुआ है वहां पे जिसका नाम है काउंटरिंग इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द नेबरहुड, वे फॉरवर्ड। बाकायदा प्रेजेंटेशन हुई है और इसमें बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से नव उदार एवं सेकुलर मास मूवमेंट का आवरण ओढ़कर किस तरीके से, विशाल साहब सुन लीजिएगा नहीं, नहीं, प्लीज, विशाल साहब, ना खाली एक- राहुल सर, ना, बहुत ध्यान से सुना मैं आपको। डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, बहुत ध्यान से नहीं, सुना। नहीं, आप सभी लोग बोले, भैया जी मैं एक भी बार बोला क्या? और अगर मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं, मैं भी तथ्य रखूंगा नहीं, इसके तो बाद। आप रखिएगा ना, मैं भी इसके बाद तथ्य रखिएगा आप रखूंगा। तथ्य। हाँ, ठीक है। इतना दर्द होने लगता है, बड़ा बड़ा दर्द होता है, सुनिएगा या क्या दर्द दिक्कत है होता है, आपको? दर्द होता है। देखिए आप, अरे मैं तो बोल लीजिए ना आप। मैं तो सरकारी जो रिपोर्ट है, जो एनुअल मैं मीट भी हुई सरकारी है, रिपोर्ट ही रखूंगा। उसमें जो मालूम क्या होता चीजें है, बोली गई है, क्योंकि आप भी स्कॉलर हैं, वो भी स्कॉलर है, होता क्या है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। पॉइंट मिस हो जाता ना मैंने कुछ कहा, ना मैं तो अभी तो बताना शुरू किया कि क्या बताया गया है। उसमें साफ साफ कहा गया है, उसमें प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें कहा गया है कि भयावह डिजाइन उस आवरण के नीचे है। अब आज हमको बताइए, अगर कार्रवाई हो रही है तो अब बड़ी छटपटाहट हो रही है। और दूसरी बात भैया जी, एक तरफ आप कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका फैसला करेगी ना गलत और सच का। बिल्कुल सही। फिर सड़क पर आप कानून लेते हैं। और तीसरी बात, कुछ आंकड़े उस लेकर आया हूं। प्रेजेंटेशन में जो एनुअल मीट हुई है, सुनिएगा कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये अपने मॉडुलस ऑपरेंडी के तहत, मतलब इनका होगा कि उसके तहत इन्होंने ये जो नव सामाजिक आंदोलन का इन्होंने वो किया है, तो उसमें ये लोगों को सपोर्ट करते हैं और उसकी अंदर इनकी ये सिनिस्टर डिजाइन चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट है। अब सुन लिया ना। तो अब पहले नहीं, आप ही तो बोल रहे थे, नहीं, आप ही बोल रहे थे कि 8 साल तक कुछ नहीं किया, 8 साल तक क्यों नहीं किया? 2017 में डोजियर बना है कि नहीं बना है? सुन लीजिए, आप गलत तथ्य रखते हैं जनता के सामने। मेरे तथ्य को आपने सुना ही नहीं है। देखिए, आपने कहा था कि 8 साल तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं मैंने की। डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि देखिए, सरकार अगर कहती है कि प्रतिबंध लगना चाहिए, और अभी यहाँ पे क्या कहा गया, प्रतिबंध कैसे लगेगा, 90,000 पेज चाहिए, 9 साल चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं अभी भाई, उसी उत्तर भाई झारखंड में, मैंने सुन लीजिए, झारखंड में इस मानसिकता को खत्म करने को तोड़ के बोला अब हमारे बात को पूरी मैंने जब 90,000 पेज का उदाहरण दिया, मैंने सीमी के बारे में कहा था और प्रतिबंध के बारे में भी 9 साल जवाब दे रहा हूं। विशाल जी सबों का जवाब ही दे रहा हूं। पे आप कंपेयर कर रहे हैं, सीमी के बारे में फरवरी 2018 में झारखंड में इसको प्रतिबंधित किया गया। अगस्त 2018 में झारखंड हाईकोर्ट ने उस प्रतिबंध को हटा दिया और फिर फरवरी 2019 में
वहां पे प्रतिबंध लगा हुआ है पीएफआई पर झारखंड में। तो अगर इनकी रियल में मंशा थी तब तो ये अपना सकते थे। अगर झारखंड में लग सकता है इसका मतलब क्या है? तभी तो डोजियर बन रहा था, तभी तो नेशनल स्तर पे कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, और इसी कारण से आप नेशनल स्तर पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे। मैं जितनी मैं जानता हूं चीजें जानता हूं, जैसे उनकी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं वो डाटा कलेक्ट होता है, इंटेलिजेंस आता है, इंटेल आता है और सेंट्रल लेवल पे आता है। अब मैं और एक महत्वपूर्ण बात पे आता हूं। बांग्लादेश सरकार ने क्या कहा है भारत सरकार को? डोशियर जो बांग्लादेश सरकार की तरफ से भेजा गया है, जब आसाम पे चीजें हुई और बाकी जगहों पे जिस तरह का आत्मघाती हमला हुआ, बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि पीएफआई, आईएसआईएस, खोरासान, अलकायदा, इन सब का साठगांठ है और बांग्लादेश सरकार के पास पुख्ता सबूत है। अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने ये सारी चीजें सौंपी है भारत सरकार को। तो केवल ये भारत के अंदर की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल से भी सबूत आ रहा है बांग्लादेश सरकार का। देखिए 100 करोड़ रुपए की बात है, उसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर भी सवाल है। पॉलिटिकल माइलेज का मैं बताता हूं, वन बाय वन। हाँ जी, पॉलिटिकल माइलेज का मैं बताता हूं आपको उदाहरण, और इनकी मंशा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। अभी आपने बड़ा चर्चा सुना होगा। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछूंगा, सारे लोग चुप रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं सवाल आपसे, अभी आपने यूपी में देखा कि मदरसों का सर्वे चल रहा है। जी चल रहा है कि भाई ऐसी जगह कोई अनऑथराइज मदरसा तो नहीं चल रहा है, लेकिन मोहन भागवत कहाँ जाते हैं? अनऑथराइज मदरसे में, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, और ऐसे इमाम के पास जाते हैं जो खुद अनऑथराइज बैठा हुआ उस मस्जिद के अंदर वक्फ बोर्ड को ठेंगा दिखाकर। मौलाना मैं आपकी बात का आपका विरोध करता हूं सर। इस नाते मेरी पूरी यही बात आपके नहीं, ये बात कोई आपके बारे में भी कह सकता है और यही बात आपके आगे निकल के भी कह सकता है। ये सबूत है, नहीं ठीक है, सबूत है भाई, सबूत के आधार पे सवाल ये बात नहीं है मौलाना, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जमात उलमाए हिंद क्या कहता है, देवबंद क्या कहता है। देवबंद कहता है कि सबको आगे आना चाहिए और सर्वे में हिस्सा लेना चाहिए। ये आपने नहीं कोट किया। जमीयत उलमाए हिंद ने क्या कहा? जमीयत उलमाए हिंद का ये बयान आपने नहीं कोट किया और देवबंद का ये बयान आपने नहीं कोट किया। जमीयत उलमाए हिंद के 2 बयान हैं। हम कहते हैं सुनिए, 10 सितंबर से पहले, मौलाना 10 सितंबर से पहले, एक पहले आप कहेंगे फिर मैं कहूंगा। हाँ सुनिए जी, 10 सितंबर से पहले जमीयत उलमाए हिंद का बयान, मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान ये है कि ये मदरसों के खिलाफ सर्वे है और मुसलमानों को भटकाने की बात। सुनिए, उनके ऊपर दबाव बन गया क्या? सुनिए ना। हाँ। फिर 10 सितंबर के बाद में जब सर्वे हो गए तो फिर उनका बयान, जब वो अपने बड़े अधिकारियों का सर्वे करा चुके, उसके बाद में देवबंद में मीटिंग हुई तो वहां क्या कहते हैं कि साहब ये सर्वे होना चाहिए। चला मौलाना मेरी बात नहीं कहता दबाव बनाया, क्या बनाया? सारे रोकिए, मैंने कहता दबाव बनाया। नहीं कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने किसी इदारे को कोट किया है। लेट मी क्लैरिफाई इट। दिल्ली सरकार के बजट में मौजूद है। मौलाना मेरी बात सुनिए, मौलाना मेरी बात सुनिए। सवाल मैं आपको भी जानता हूं, आप मुझसे भी वाकिफ हैं। बिल्कुल। जमीयत उलमाए हिंद का ही नहीं बयान है, उसमें देवबंद का भी बयान है और देवबंद कहता है आगे बढ़ के कि इस सर्वे में हिस्सा लेना। और क्या, और दूसरी बात यह कहते हैं, सुनिए मेरी बात, आप कहते हैं कि 2 बयान है। मैं यही बड़ा सवाल रखता हूं, वो अपने सारे मौलाना मेरी बात सुनेंगे आप? जी बताइए। डिबेट है ये, बताइए। तकरीर नहीं है। बिल्कुल। सवाल ये है, मैं आपसे सवाल पूछा, आप कहते हैं वहां भी 2 सवाल हैं, वहां भी 2 बातें हैं। मैं कहता हूं कि जब मैंने अपनी डिबेट शुरू की थी तो एक बात कही थी, हमें उस बात पे क्यों नहीं जाना चाहिए जिससे समाज में एकता, समाज में वो ब्रिजेस बने जो हम सारे लोग घाव को भर सकें। हम वो क्यों नहीं? आप हमेशा वही उदाहरण कोट करते हैं जहां पे तकरार और डिच जो है, जो खाई है वो बड़ी हो जाए। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मैं दूंगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। चलिए बोलिए। आपने देवबंद का नाम नहीं लिया था, आपने जमीयत उलमाए हिंद का बयान, अगर कोई और होता तो शायद नहीं, क्योंकि मैंने माइनॉरिटीज 17 साल कवर की हैं तो मैं वाकिफ हूं। उनका बयान है और उनके बयान का मतलब क्या होता है ये भी मुझे मालूम है अच्छी तरह से, कि नहीं अगर सर्वे हो रहा है तो होना चाहिए सर्वे।
इसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या मतलब सर्वे तो लेकिन क्या दूसरे मतलब पक्ष भी होता है? होना चाहिए। एक मिनट, RSS से राहुल जी, संबंधित राहुल जी, इकाइयां हैं, वो क्या स्कूलों मतलब उसके भी होता है? क्या सर्वे मतलब होंगे। होता है? क्या मतलब होता है? जनसंख्या का क्या मतलब होता है? जनसंख्या का, जनगणना का क्या मतलब होता है मौलाना? दारुल क्या मतलब ये होता है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा पानी, अच्छी रोटी और अच्छी शिक्षा मिले, ये मतलब होता है। मुझे 30 मैं सेकंड जवाब देता जी, हूं। 30 सेकंड जी, आराम आराम, मैं इनको देना पड़ेगा, जरूरी है। 30 सेकंड 30 जवाब सेकंड के लिए। जी। देखिए, मेरा मकसद क्या है, मैं जमीयत उलमा हिंद से भी कहता हूं, क्योंकि हमारे 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, सिर्फ 4% बच्चे, और वो मेरी जरूरत है। मुझे इमाम चाहिए मस्जिद के लिए, मुझे हदीस पढ़ाने के लिए मौलवी चाहिए, मुझे कुरान पढ़ाने के लिए कारी चाहिए, मुझे मसले बताने के लिए मुफ्ती चाहिए। अगर वो 4% बच्चे भी आप उसको जो है डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे तो मेरी ये जरूरत कौन पूरी करेगा? मतलब उन बच्चों हमारी तो की- जनाजे की उन नमाज बच्चों पढ़ाने का वाला अधिकार कौन नहीं मिलेगा? है। उन बच्चों का अधिकार हमारे नहीं है तो कि जनाजे वो की नमाज भारत पढ़ाने वाला संविधान कौन के मिलेगा? अधिकार से सूर्या मैथिली प्रतीक जी, हमारे तो देखिए, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कौन मिलेगा? अरे गुलाम बना के रखना चाहते हैं। उन बच्चों का अधिकार नहीं है वो इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, साइंस पढ़े, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। प्रतीक जी। इनकी तरह दाढ़ी पे दाढ़ी बढ़ा के टोपी लगा के अरे क्या बात कर रहे नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, इन्होंने नहीं, साबित किया अभी कि हमें बदतमीज आदमी। नहीं। जब वो बालिग हो जाएंगे बदतमीज आदमी। सुप्रीम को उनको अधिकार न चलने की आपको याद रखिए। चुप रहिए, नहीं, नहीं, चुप रहिए, आप उन बच्चों चुप रहिए। अगर तुम्हारा गाड़ी का नाम लिया ना, मैं कह रहा हूं, तुम्हारा नाम ना ले दीजिए। तुम्हारा अगर गाड़ी का नाम लिया ना, औकात बता दूंगा तुम्हारी, बच्चों का अधिकार तुम्हारी है। औकात बता दूंगा, मैं कह रहा हूं, तुम्हारी औकात बता दूंगा, गाड़ी का तुम्हारा नाम है। औकात की बात मत कीजिए। मुझे पता है तुम्हारी औकात। कहाँ आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? किसके क्या कर रहे हैं ये भी आप? पता चुप है। भैया। कौन से आप- खानदान से मौलाना, आते हैं, पता है। चुप। नंगा कर नो दूंगा। नो 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 अभी नंगा कर मौलाना, दूंगा, मौलाना। तुम्हारे खानदान तक का मुझे पता है। मौलाना, नंगा कर दूंगा मौलाना। अभी तुम्हें। नहीं अगर मौलाना, दाढ़ी का नाम लोगे। मौलाना नहीं। नंगा कर दूंगा तुम्हें अभी। मौलाना नहीं। चुप अभी रहिए। आपने एक्सेप्ट किया ना, मुझे आलिम क्या कर चाहिए, दिया? मुझे मौलवी चाहिए। उन बच्चों को तो पूछे मौलाना बनना चाहते हैं। मौलाना, उन बच्चों मौलाना, को पूछे क्या मौलाना, बनना मौलाना, चाहते मौलाना, हैं कूल वो? डाउन, कूल डाउन। मैं आपको डिबेट से बाहर नंगा निकाल कर दूंगा दूंगा। अभी 2 मिनट में। मैं डिबेट से बाहर निकाल दूंगा आपके। 2 मिनट में लगेंगे मुझे। प्लीज सिट डाउन। हाँ, तो प्लीज यार। 2 मिनट लगेंगे, डिबेट से बाहर निकालूंगा। बोलने का मौलाना, तरीका पता नहीं है। मौलाना प्लीज देखो ना, 2 मिनट लगेगा डिबेट से मैं बाहर करने में, कोई सेकंड नहीं लगेगा। और आप मुझे जानते हैं किस मामले में। व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं आज तक नहीं करता व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी मुझे चाहिए। खानदान का पता है लेट सारा। मी रिप्लाई। और मौलाना, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास जरूर होना चाहिए अच्छे मौलाना, अच्छे तकरीर करने वाले, रिलीजियस पर्सन होने चाहिए, सो दैट उनका एक प्रभाव ये हो। मेरा तो सर, संवैधानिक सर, अधिकार मुझे है। बोले, आपका राइट है बिल्कुल। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। लेकिन किसी को जिंदगी को दांव पे लगाने का अख्तियार किसी को नहीं है। दाव पे नहीं लग रही सुनिए है। मेरी वो बात, अपनी मेरी बात इच्छा सुनिए, से पढ़ मेरी बात रहे हैं। सुनिए, मेरी बात सर, वो सुन अपनी लीजिए। इच्छा से पढ़ रहे हैं। और अगर मेरे हाँ, 2 बच्चे मैंने मान मदरसे लिया, में हैं। मैंने मान लिया, मेरे 2 बच्चे मदरसे सर, में हैं। सर मैंने मान लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं, हर आदमी चाहेगा, कोई भी डॉक्टर साहब है, ये संवैधानिक अधिकार है मेरा। जस्ट गिव मी उसको अ सेकंड छीनने की कोशिश हो रही है। सर मेरी बात सुनिए, लेकिन हर कोई ये चाहेगा कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। हर आदमी चाहता है। मैं तो नहीं चाहता वही लैपटॉप बात लेना। है, बस और कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता डॉक्टर कुरान बनना। शरीफ हो, मैं मौलवी हर बनना आदमी चाहता कुरान हूं। शरीफ चाहता सर, है। मैं मौलवी वो बनना जो- चाहता हूं। जो पढ़ने मैं नहीं जाता है डॉक्टर मदरसे बनना में। चाहता। हैं? आप जबरदस्ती बनाएंगे? मैं तो डॉक्टर नहीं बनना चाहता। तो मैंने मैं कहा हाफिज कहा बनना बने। चाहता हूं। मैं मैं कहा- मौलवी बनना मैं- चाहता हूं। तो आप बनिए। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता मेरे ऊपर। लेकिन सरकार को भी अधिकार नहीं है कि मुझे जबरदस्ती डॉक्टर आपने बनाए। कैसे पूछ लिया? सरकार वो को बच्चा भी 2 साल के अधिकार हो गए, नहीं है। उन बच्चों को आपने जानकारी दी कि क्या होता है अभिभावक लेंगे ना क्या होता है सूर्या जी। इंजीनियर? सूर्या जी, आप मुझे ये मैं बताइए, क्या करूंगा? आप उन 4% बच्चों के भाई, आप- भविष्य से खिलवाड़ क्या कर फंडामेंटल सकते राइट हैं? ये देने बता के दीजिए आप भारतीय मुझे। संविधान का ना 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 आप ये बताइए। सूर्या, 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 खिलवाड़ कैसे कर सूर्या, कूल डाउन। सर, मदरसे मॉडर्नाइज्ड हो, अच्छे हो। मैं नहीं चाहता सर। नहीं चाहते आप? तो आप नहीं चाहते हैं तो इसका 96% मतलब डॉक्टर मुमताज विल ये आंसर। देश चलेगा। डॉक्टर मुमताज विल आंसर दिस क्वेश्चन। 96% बच्चे मदरसे ये अच्छे इनकी हो, सोच है जो मॉडर्नाइज्ड सारी हो, ऐसी है। आप चाहते हैं या नहीं नहीं, चाहते? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, नहीं, let him answer. पढ़ाइए एक ना। मिनट, Let him answer. बनाइए Let him ना। answer. Let him answer. एक मिनट। मैं नहीं चाहता मदरसे ये मॉडर्न। एक डॉक्टर मिनट, मुमताज एक विल मिनट। आंसर। देखिए, ऐसा डॉक्टर है मुमताज विल आंसर। कि मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि मॉडर्नाइजेशन हो और उन्हें कंप्यूटर और साइंस का इल्म हो, क्योंकि जब तक इसका इल्म नहीं होगा कुरान का अच्छा तर्जुमा नहीं हो सकता। Very nice. ठीक है, And we should appreciate. We should all appreciate. एक- Appreciate him. Appreciate him. की बात कि उन बच्चों को तय एक करना मिनट, चाहिए। एक No, let him. हाँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, इसलिए आज साइंस में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या जी। हो रहा है,
क्या दुनिया में चल रहा है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। आप तभी जानिए, एक religion अच्छा आलिम बन जानिए। सकता है। एक मिनट, हाँ। तभी वो अच्छा आलिम बन सकता बिल्कुल है। सर, I ठीक है? agree। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप हो। हाँ, लेकिन 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 ये नहीं होना चाहिए कि फिर लैपटॉप में ये कहा जाए कि साहब ये देखिए ये तो मौलाना इंजीनियर है, ये इसके तार यहाँ से जुड़ रहे हैं। सर और तालीम एक मिनट, सर तालीम होगी तो नहीं ऐसा होगा। हुआ है। सर तालीम होगी तो नहीं होगा। एक मिनट, ये तो होना है। आप अगर देखिए, से शिक्षा ये को तो होना है नहीं सर, कर सकते। सर, प्रेमचंद मदरसे से नहीं रोक सकते। सर मौलवी इनके हकीम यहाँ तक आता है। हकीम लुकमान मौलवी के इनकी सर यहाँ तक हकीम आता है। लुकमान के और इनको पास पता भी है कि मौलाना मौलवी ही लीड कर सकता है। मौलाना हकीम लुकमान के पास भी मौलवी ने लीड किया। मौलाना हकीम लुकमान वो के पास भी साइंस पढ़े हुए नहीं थे। मौलाना हकीम लुकमान हुसैन अहमद मदनी साइंस पढ़े हुए नहीं थे। मौलाना हजरत मोहानी मौलाना कंप्यूटर मौलाना नहीं जानते थे। मौलाना मौलाना शेख सरहंदी कंप्यूटर नहीं जानते थे, जिन्होंने जंग आजादी में लीड किया है। मौलाना मुमताज भाई की बात है। शक की कोई दवा अगर कंप्यूटर हकीम नहीं लुकमान के पास जानते- भी नहीं है। सुनिए, अगर कंप्यूटर नहीं जानते प्रतीक साहब, लेकिन तो जानना- मौलाना प्रतीक साहब, नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रतीक साहब, ये देखिए, गलत लेकिन उदाहरण जानना है। चाहिए। मैं नहीं मानता आधुनिक मुमताज भाई की बात को। जहां विशाल जी आ रहा हूं मैं। प्रतीक जी, जहां वेरी क्विक साहब, विशाल जी जहां मॉडर्नाइजेशन की जहां बात आती है, मैं समझता हूं कि सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, गुरुकुल का चाहे सर्वे वो कराइए। आपकी बात चाहे वो वैदिक पाठशालाओं का सर्वे कराइए। उनका सर्वे क्यों नहीं हो रहा चाहे है? वो मंदिर हो, उनका चाहे सर्वे वो क्यों नहीं हो रहा? गुरुद्वारा हो, कराइए चाहे उनका वो भी सर्वे। मस्जिद हो, उनका सर्वे चाहे नहीं वो कराएंगे, चर्च मदरसों क्यों ना कराएंगे। हो, सब क्योंकि जगह पे political mileage लेना है। मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। Political mileage लेना है। उदाहरण देता हूं मैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया पे जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सऊदी अरेबिया से ज्यादा बात कर रहे हैं। इस्लामिक आप देश ये कह रहे दूसरा हैं। कोई नहीं ईरान, हो सकता है। ईरान, दूसरा ईरान, कोई नहीं। ईरान नहीं पता यस, आपको। एब्सोल्युटली ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उससे ज्यादा मॉडर्न इस्लामिक देश कोई नहीं हो सकता है। आज के डेट में इंडोनेशिया जीता जागता उदाहरण है। इंडोनेशिया जीता जागता उदाहरण है। वहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ रामायण भी पढ़ाया जाता है। ये उदाहरण पेश होना चाहिए मदरसाओं पे। प्रतीक जी, ठीक है, कहां से पढ़ लिया? एक मिनट प्रतीक जी, फिर तो बहुत अच्छा हुआ था जब सऊदी स्ट्रक्चर अरेबिया कमेटी का की रिपोर्ट आई थी। प्रिंस एक ने मिनट क्या एक किया मिनट है? प्रतीक जी, क्या आप चीजें? मैं बहुत लॉजिकल था। एक मिनट, सऊदी अरेबिया का तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने क्या कहा? सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस ने क्या कहा? औरतों को ड्राइविंग का लाइसेंस दिया है, मुझे वोटर आई कहने कार्ड दीजिए, दिया मुझे कहने है, दीजिए, मुझे उसके साथ राइट साथ सर, सारे राइट, इंजीनियरिंग मुमताज सबसे कम बोले, का मुमताज सारे विशाल सबसे तालीम कम, जी, मदरसाओं पे जी, इंक्रीज जी, किया राइट है सर, राइट सर, सऊदी अरेबिया में। जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाकई इतनी संजीदगी है तो राइट सर। स्ट्रक्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी उसे पूरा डाटा जो है मुसलमानों का दिया गया था। हाँ। तो जो आज कांग्रेस के एक प्रवक्ता प्रोग्राम नहीं है, मैंने उनसे पूछना चाहिए था ये बात। MSDP का जो प्रोग्राम बनाया गया बिल्कुल था साहब। उसको क्यों कंटिन्यू नहीं किया मैं बिल्कुल गया? स्ट्रक्चर कमेटी की कंटिन्यू रिपोर्ट- अगर हाँ जी। किया जाता, Of course, अगर sir. यूनिवर्सिटीज Right, कॉलेजेस sir. और माइनॉरिटी के लिए बनाए डॉक्टर जाते तो विशाल। मैं समझता हूँ कि वो अपने आप प्लीज मसला हल हो कंक्लूड जाता। करिए विशाल, डॉक्टर विशाल जी जी, सवाल पूरी बहस की बात मतलब हुआ जी, हाँ बोलिए। देखिए प्रतीक जी, मैं तो केवल इन मौलाना साहब से इतना पूछना चाहता हूं, जॉर्डन की फर्स्ट फैमिली किसकी वंशज है? इनको पता है वो कितनी मॉडर्न है? ये लोग उन 4% बच्चों का भविष्य खराब करके देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। बात आपकी मॉडर्नाइजेशन से नहीं चलेगा। बात आपके मॉडर्नाइजेशन, आपके तजुर्बे, आपके स्केल से मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा। मॉडर्नाइजेशन के अपने अपने रूल्स हैं उनके। इन्हें तो इस पर भी शर्म नहीं आती कि फाइन, इन्हें तो इस पर भी शर्म नहीं आती कि दुबई ने बाकायदा मंदिर बना के आज दे दिया। मैं और इन्होंने मालूम है, बाबरी मैं आज मस्जिद तोड़ दी। मैं मौलाना मैं आज रोकता हूं, बस मैं रोक रहा हूं, मैं मौलाना मैं रोक रहा हूं, मैं रोक रहा हूं आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात।